द मोलिकुलर मास ऑफ एनी सैंपल, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो होता है वो किसी भी सैंपल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकता है। कैसे कैलकुलेट करता है? तो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए वो यहाँ पे मेजर करता है मास बाय चार्ज रेशियो को। मास बाय चार्ज रेशियो को, और मास बाय चार्ज रेशियो को मेजर करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करना होगा हमको, तो हम लोग केवल आयन का ही मास अपॉन चार्ज रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमको जिस भी मॉलिक्यूल का मास स्पेक्ट्रोमेट्री करना है उसको पहले आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये जो आयन होगा वो रहेगा गैस फेज में। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा डेफिनेशन क्या निकल के आ जाता है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टेक्निक, एक ऐसा टेक्निक है जो किसी गैस फेज में जो आयन होते हैं उनका मास बाय चार्ज रेशियो को कैलकुलेट करता है, और मास बाय चार्ज रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद वो उस सैंपल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेता है। इसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री के मेनली देखोगे तो तीन कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? तो पहला कंपोनेंट होता है आयोनाइजेशन सोर्स। तीन कंपोनेंट, दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट बना देते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड कंपोनेंट, और ये हो गया तुम्हारा थर्ड कंपोनेंट। जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है आयोनाइजेशन सोर्स। क्योंकि यहां पे देखो, जब भी हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग को आयन चाहिए होगा। तो अगर किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं है तो पहले हम लोग को उसको चार्ज्ड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। तो आयोनाइजेशन सोर्स वही काम करेगा और अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज जनरेट कर देगा। एक बार जब वो चार्ज जनरेट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मास बाय चार्ज रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीच में होता है तुम्हारा मास एनालाइजर। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है डिटेक्टर। ये डिटेक्ट कर रहा होता है कि कौन सा मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसका। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं तुम्हारे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। स्टेप क्या क्या फॉलो होता है? किसी भी सैंपल का अगर तुमको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो कौन कौन सा स्टेप फॉलो करोगे? सबसे पहला स्टेप कंपोनेंट से ही समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन, आयन फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा सैंपल को। तो पहला स्टेप यही निकल के आता है कि हम लोग पहले जो भी सैंपल है उसको कन्वर्ट कर दे आयन फेज में। तो पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ द सैंपल इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन गैस फेज। प्रोडक्शन ऑफ सैंपल इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन द गैस फेज, मतलब ये जो आयोनाइजेशन सोर्स है वो दो काम करेगा। एक तो पहला बात, सैंपल को आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और सैंपल को गैस फेज में कन्वर्ट करेगा। तो पहले आयोनाइज्ड करके उसको गैस फेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिस भी सैंपल का तुमको मॉलिक्यूलर वेट
कैलकुलेट करना है। एक बार जब तुम्हारा सैंपल गैस फेज में आयन के फॉर्म में आ गया है, तो अब क्या करोगे तुम लोग, इन आयन को मास एनालाइजर तक एसिलरेट करोगे। मतलब यहां से जो भी सैंपल है उसको मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट के द्वारा मास एनालाइजर में भेज दिया जाएगा। तो यहां पे तुम क्या करोगे, एसिलरेशन ऑफ द आयन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम यहां से क्या करोगे, जैसे ही एक बार आयन बन गया है उसको एक इलेक्ट्रिकल फील्ड दोगे, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से वो आयन जो है वो तेजी से किसकी तरफ जाएगा, मास एनालाइजर की तरफ जाएगा। और मास एनालाइजर में एक सिंपल सा फिनोमिनन काम कर रहा होता है। सिंपल सा चीज समझो, जो चीज छोटी होगी वो ज्यादा तेजी से मूव करेगी, तो मास एनालाइजर में जो सबसे तेजी से मूव कर रहा होगा वो होगा छोटा मॉलिक्यूल, लेकिन जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो स्लोली स्लोली मूव कर रहा होगा। तो तुम्हारा, हमने जैसे ही आयन का एसिलरेशन किया बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो यहां पे जो भी इमर्जिंग वेलोसिटी होगा, ये इमर्जिंग वेलोसिटी जो है इट इज प्रोपोर्शनल होगा टू द चार्ज बाय मास रेशियो, सॉरी मास बाय चार्ज रेशियो। जो वेलोसिटी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करेगा मास बाय चार्ज रेशियो के ऊपर। जिसका मास बाय चार्ज रेशियो जो है वो कम होगा वो ज़्यादा तेजी से मूव करेगा मास एनालाइजर में, जिसका मास बाय चार्ज रेशियो ज़्यादा होगा वो स्लोली मूव करेगा तुम्हारे मास एनालाइजर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे, पैसेज ऑफ आयन इन फ्री फील्ड। वहां इलेक्ट्रिकल फील्ड था, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण स्पीड मिल गया। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड से उसको फ्री फील्ड में डाल दिया जाएगा जहां पे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं, और फिर नापा जाएगा कि क्या स्पीड है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन करेंगे। और डिटेक्शन किसका करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ अराइवल का, कि ये जो तुम्हारा सैंपल है वो कितनी तेजी से डिटेक्टर के पास पहुंचा। इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहा जाता है, कि आयन को आने में कितना टाइम लगा डिटेक्टर तक, उसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर टाइम ऑफ अराइवल। इसी को शॉर्ट में TOF लिखा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 4 स्टेप्स के अंदर तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल का चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा। अब सिंपल सा चीज समझो, हर एक स्टेप में थोड़ा सा चीज है। पहले आयोनाइजेशन वाला स्टेप समझते हैं, आयोनाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसको समझो। आयोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अगर तुमको मास स्पेक्ट्रोमेट्री करना है, उस केस में तुमको सबसे पहला जरूरत तो यही है कि तुम अपना जो भी सैंपल है उसको आयोनिक फेज में कन्वर्ट, पहले तो आयन में कन्वर्ट करो और गैस फेज में कन्वर्ट कर दो। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, पहले तो गैस फेज चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी सैंपल को। तो
सैंपल आया, सैंपल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर वो सैंपल लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस फेज में। गैस फेज के साथ ही साथ वो चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर चार्ज जनरेट करना पड़ेगा। तो सैंपल को गैस फेज और चार्ज पार्टिकल में पहले कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद एनालाइज और डिटेक्ट किया जाएगा। तो हम लोग इसी स्टेप को पढ़ रहे हैं। हम लोग किसी एक सैंपल को गैस फेज और चार्ज मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास कई सारे तरीके हैं आयोनाइजेशन के। पहला तरीका जो है वो है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में क्या होता है, मान लो कि यह है तुम्हारा सैंपल, सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बीम डाला, क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का बीम इसके ऊपर फोकस कर दिया जाता है। अब देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सैंपल से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन सैंपल से जैसे ही टकराएंगे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन सैंपल से टकराने के कारण सैंपल में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, और सैंपल से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सैंपल के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो अब देखो, सैंपल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, हमने उसको ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का बीम डाला, इलेक्ट्रॉन के बीम के डालने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जाके जब सैंपल से टकराया तो सैंपल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से सैंपल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो आयोनाइजेशन हो गया तुम्हारा सैंपल का, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो केटायन बनता है जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का बीम डाला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन बीम के अलावा एक और तरीका है जिसको कहा जाता है केमिकल आयोनाइजेशन। केमिकल आयोनाइजेशन में हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। तो यहां पे सैंपल को कुछ केमिकल के साथ मिलाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, तुम्हारे सैंपल के ऊपर चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये केमिकल क्या होते हैं, तो देख, केमिकल्स यहाँ पे जो यूज किए जाते हैं वो खुद हो सकते हैं आयोनाइज्ड रिएजेंट गैसेस। तो जैसे ही सैंपल आया, सैंपल को हमने गैसेस के साथ रिएक्ट करवाया, तो वैसे ही सैंपल जैसे ही तुम्हारे इस आयोनाइज्ड रिएजेंट गैस के साथ टकराएगा, कुछ सैंपल मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे। अब सैंपल क्या हो गया, यहाँ पे आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो सैंपल को कुछ नहीं करना है, आयोनाइज्ड रिएजेंट गैस के साथ मिक्स करना है। सैंपल के मॉलिक्यूल जब टकराएंगे आयोनाइज्ड रिएजेंट गैस से, तो फिर वहां पे तुम्हारा सैंपल आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था। लेकिन ये दोनों तरीके जो हैं हमारे प्रोटीन के साथ काम नहीं कर सकते। प्रोटीन का जब हमको क्या करना है, उसको आयोनाइज करना है, उसको गैस फेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को एक तरीका अपनाना पड़ेगा जिसको कहा जाता है डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। तो डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन इज यूज्ड फॉर आयोनाइजिंग द प्रोटीन सैंपल। तो डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, पहले सैंपल को मिक्स किया जाता है एक मैट्रिक्स के साथ। सैंपल को हमने किसके साथ मिक्स कर दिया, एक मैट्रिक्स के साथ मिक्स कर दिया। जैसे कि चलो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग। ये जो येलो कलर का बना हुआ है, इसको मान लो ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ हमने क्या कर दिया है, प्रोटीन के सैंपल को अटैच करवा दिया, जोड़ दिया है।
मान लो प्रोटीन था सैंपल हमारा, तो हमने प्रोटीन को मैट्रिक्स के साथ मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद हम इस प्रोटीन के सैंपल के ऊपर एक लेजर डालेंगे, लेजर का बीम डालेंगे। और ये जो मेजर का मतलब तुम्हारा लेजर होगा, वहां पे एनर्जी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, हाई एनर्जी की बीम डाली जा रही है। अब जब लेजर डाला जा रहा है और इस लेजर में एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, उस केस में क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा ये लेजर इससे टकराएगा, किससे, मैट्रिक्स से टकराएगा, ये सैंपल तुम्हारा जो है वो सैंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सैंपल कन्वर्ट हो जाएगा, देखो अब यहां से मैट्रिक्स से तुम्हारा प्रोटीन निकलेगा, उसके आसपास मैट्रिक्स के कुछ पार्टिकल लगे हुए होंगे, उस थोड़ी देर के बाद यहां से मैट्रिक्स के पार्टिकल धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, और जो तुम्हारा प्रोटीन का सैंपल है उसके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाएगा। कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और धीरे धीरे ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स था वो यहाँ से गायब होने लग जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हारा मैट्रिक्स पूरा गायब हो जाएगा और तुम्हारा प्रोटीन का सैंपल बचेगा जिसके ऊपर चार्ज जनरेट हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर तुम लेजर की जगह पे यूज करते फोटॉन्स को, फोटोन को मतलब लाइट को, तो उसको कहा जाता माल्डी। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अगर हाई इंटेंसिटी फोटोन यूज किया जा रहा है, यह डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन में, लेजर की जगह पे हाई इंटेंसिटी फोटोन इज यूज्ड, सो इट इज नोन एज माल्डी। अब माल्डी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। तो माल्डी में एम का मतलब है तुम्हारा मैट्रिक्स, ए का मतलब है असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। मतलब हमने यहाँ पे माल्डी का मतलब ही ये है कि यहाँ पे जो भी तुम्हारा आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन को हेल्प कौन करता है, तुम्हारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स असिस्ट करता है तुम्हारे आयोनाइजेशन में। और यहाँ पे लेजर जो है वो यूज किया जाता है फॉर द डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन को ही दूसरे टर्म में कहा जाता है आयोनाइजेशन। तो तुम्हारा आयोनाइजेशन करने के लिए हम लोग हाई इंटेंसिटी का फोटोन यूज कर रहे हैं। तो माल्डी, याद है माल्डी टॉप पढ़ते हैं हम लोग, तो माल्डी टॉप में माल्डी का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स के ऊपर तुम अपना प्रोटीन सैंपल को पहले लगाओगे, हाई इंटेंसिटी की लाइट डालोगे, हाई इंटेंसिटी की लाइट की वजह से तुम्हारा जो प्रोटीन का सैंपल है वो आयन फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स क्यों यूज करना है हम लोग को, तो मैट्रिक्स इसलिए यूज करना है क्योंकि जो हमारा प्रोटीन का सैंपल जो होता है उसके ऊपर डायरेक्टली अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट डाल दी जाए तो वो प्रोटीन डिग्रेड हो सकता है। तो मैट्रिक्स जो है वो सैंपल को डिग्रेड होने से बचा के रखता है। तो मैट्रिक्स प्रोटेक्ट द सैंपल फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय हाई इंटेंसिटी या हाई एनर्जी लेजर। हाई इंटेंसिटी लेजर की वजह से तुम्हारा प्रोटीन का सैंपल डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, और ये मैट्रिक्स डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और फिर जैसे ही उस मैट्रिक्स से तुमने अपने सैंपल को अटैच करवा दिया,
उसके बाद जैसे ही लेजर डालोगे तो लेजर डालने की वजह से जो हमारा सैंपल है वो थोड़ा सा आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने के बाद मैट्रिक्स से निकल के वैक्यूम की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स से जैसे ही ये निकला ना, ये कहाँ चला जाता है, वैक्यूम में चला जाता है। और वैक्यूम में जैसे ही जाता है तो जो मैट्रिक्स के पार्टिकल्स होते हैं वो वैक्यूम में प्रोटीन के सैंपल से अलग हो जाते हैं। अब प्रोटीन का सैंपल जो कि आयोनाइज हो चुका है, उससे मैट्रिक्स के सैंपल अलग हो चुके, तो जाके तुम्हारा गैस फेज तैयार होगा। और उस गैस फेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एक और तरीका है हम लोग के पास, चौथा तरीका, जिससे हम लोग प्रोटीन के सैंपल को आयोनाइज कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है ESI, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन। अब इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन में क्या होता है, तो मान लो कि ये रहा एक कैपिलरी ट्यूब। क्या है, एक कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिलरी ट्यूब को बहुत पतले से नोक से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में क्या है, तो कैपिलरी ट्यूब में तुम्हारे प्रोटीन्स का सैंपल है, या फिर जिसका भी तुमको मास डिटेक्ट करना है उसका सैंपल है। ये कोन है जो आगे में ब्लैक कलर से बनाए हैं हम लोग, दिस इज कोन। और ये जो कोन होता है वो इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ होता है। पावर से कनेक्टेड रहता है। अब इस कोन को पावर से कनेक्ट इसलिए रखा जाता है ताकि हम लोग यहाँ पे क्या कर सके। अब देखो, यहाँ पे जो भी प्रोटीन का सैंपल है उसको मिक्सचर्स के साथ कुछ केमिकल्स होते हैं उनके साथ मिला के रख दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, यहाँ से ये जो कोन है इससे तुम्हारे सैंपल को इजेक्ट किया जाता है। और जब सैंपल को इजेक्ट किया जाता है उस दौरान बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की जो लाइट होती है, उस लाइट को हम लोग क्या करते हैं, वो कोन पे देते हैं। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया जाता है। हाई वोल्टेज इज गिवन टू द कोन। कोन को जब हाई वोल्टेज दिया जाता है तो जो भी तुम्हारा सैंपल होता है वो सैंपल निकलता है कोन से। और जब कोन से निकलता है हमारा सैंपल, तो उसके ऊपर क्या होता है, अभी तक ये केमिकल्स लगे हुए होते हैं, लेकिन तुम्हारे पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होता है। अब ये जाता है वैक्यूम में, और जब वैक्यूम में जाता है तो धीरे धीरे जो तुम्हारा ये केमिकल्स हैं वो हटने लगते हैं, और तुम्हारे प्रोटीन के सैंपल्स जो हैं वो फ्री होने लगते हैं। और अल्टीमेटली एक स्थिति ऐसी आती है कि पूरे के पूरे केमिकल्स जो हैं वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और बचता है हमारा केवल प्रोटीन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब इसको भेज दिया जाता है एनालाइजर की तरफ, मास एनालाइजर की तरफ। तो मेनली तुम लोग जब पढ़ते हो किसी बुक को, तो किसी बुक में तुम लोग को दो तरीके का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलता है, एक तो माल्डी टॉप, एक ईएसआई टॉप। अब माल्डी टॉप का मतलब क्या है और ईएसआई टॉप का मतलब क्या है, तो दो तरीका हम लोग प्रोटीन के लिए यूज करते हैं फॉर प्रोटीन सीक्वेंसिंग और मास डिटर्मिनेशन।
प्रोटीन सीक्वेंसिंग करना है या फिर मास डिटरमाइन करना है तो हमारे पास दो तरीका है, एक है माल्डी टॉप और दूसरा है ESI टॉप। अब माल्डी का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? माल्डी का मतलब है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन का सैंपल है उसको मैट्रिक्स के साथ जोड़ा गया था, हाई इंटेंसिटी का फोटोन दिया गया तो तुम्हारा प्रोटीन का सैंपल जो है वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और फिर हमने ये देखा कि वो आयन वैक्यूम में कितना दूरी तय करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट से तुमको ये पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल छोटा है कि बड़ा है। फिर कंपैरिजन करके देखोगे तुम कि अच्छा इतना छोटा मॉलिक्यूल जो होता है वो इतना टाइम तक फ्लाइट करता है, और जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो उतने टाइम तक फ्लाइट करता है। उस हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि किसी एक प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। वैसे ही तुम्हारा ESI टॉप का, ESI टॉप के केस में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर प्रोटीन का सैंपल रहता है कुछ केमिकल के साथ। अब इस केमिकल के साथ हम लोग प्रोटीन के सैंपल को थोड़ा सा पुश करते हैं हाई वोल्टेज के साथ। तो हाई वोल्टेज की वजह से प्रोटीन के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, और फिर वैक्यूम में धीरे धीरे जिन केमिकल्स के साथ उसको पुश किया गया था वो केमिकल्स हटते जाएंगे और चार्ज प्रोटीन जो है वो मिल जाएगा तुमको। इससे तुम प्रोटीन का मास डिटरमाइन कर पाओगे। समझ में आया? तो ये हुआ तुम्हारा आयोनाइजेशन का तरीका। आयोनाइजेशन का तरीका के बाद दूसरा काम हम लोग को करना है मास को एनालाइज करना। तो चलो अब देखते हैं मास एनालाइजर कैसे काम कर रहा होता है यहाँ पे। अब देखो सिंपल सा बात है, जो तुम्हारा मास एनालाइजर होता है उसमें क्या किया जाता है। अब सिंपल सा मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे तुम लोग को बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक ऐसे ही आउटलाइन डायग्राम है। यह है तुम्हारा सैंपल होल्डर का लाइन। सैंपल होल्डर में तुमको क्या करना है, बस मैट्रिक्स जो है उसको ला के लगा देना है, या फिर कैपिलरी ट्यूब जो होगा वो रहेगा। मान लो हम लोग यहाँ पे माल्डी का यूज कर रहे हैं, तो माल्डी में हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स के ऊपर प्रोटीन का सैंपल को अटैच करवा दिया। प्रोटीन का सैंपल अटैच करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हाई इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं। अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट नहीं होती, हम लोग यहाँ पे ESI कर रहे होते, इलेक्ट्रो स्प्रे कर रहे होते, तो उस केस में यहाँ पे सीधा सीधा एक कैपिलरी ट्यूब होता, ऐसे कैपिलरी ट्यूब के अंदर होता सैंपल, जैसे ऐसे बना दे रहे हैं, और इस सैंपल को हम क्या करते, यहाँ से इंजेक्ट करते। बस ये जो है वो कनेक्टेड किससे रहता, तुम्हारे हाई एनर्जी का वोल्टेज से। और जब भी फिर प्रोटीन यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्रोटीन क्या हो जाता है, तुम्हारा चार्ज हो जाता है। प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, मान लो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो अब ये चार्ज अपने आप तो मूव करेगा नहीं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन करते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग एक्सेलरेट करते हैं इसको। कैसे एक्सेलरेट किया जा सकता है इसको, बहुत सिंपल तरीका है। अब ये पॉजिटिव चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज में इसका रिपल्सन होगा और निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो तुम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दो, पॉजिटिव की वजह से यहाँ से ये रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से ये आगे की तरफ मूव करेगा। अब जब आगे की तरफ मूव करेगा तो देखो प्रोटीन तीन साइज का हो सकता है, एक छोटा, एक मीडियम साइज का और एक बड़ा। जैसे तीन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M2 और इसको मान लेते हैं M3। अब मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे तो M1 का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, M2 का उससे कम है, M3 का उससे भी कम।
अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सैंपल है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम इसलिए है क्योंकि ताकि तुम्हारा सैंपल किसी से टकरा के उसका स्पीड कम ना हो जाए। अब जो जिस सैंपल का चार्ज बाई सॉरी मास बाई चार्ज रेशियो एम बाई जेड रेशियो सबसे कम होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा, वो सबसे जल्दी से क्या करेगा, डिटेक्टर से टकराएगा। ये जो सबसे लास्ट लाइन है इसको डिटेक्टर मान लेते हैं। तो जो सैंपल सबसे छोटा है, जिसका मास बाई चार्ज रेशियो सबसे कम है, वो जाके डिटेक्टर से पहले टकराएगा, फिर उससे बड़े साइज के मॉलिक्यूल टकराएंगे, फिर उससे बड़े साइज के मॉलिक्यूल टकराएंगे। तो यहां से जब तुमने एसिलरेशन किया, एसिलरेशन करने के बाद डिटेक्टर से टकराने के लिए कितना टाइम लगा, डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, उसी को बोला जाता है टॉप, टाइम ऑफ फ्लाइट। टॉप तुमको पता हो जाएगा तो फिर तो यहाँ पे जो टाइम लगा उसको क्या कहा जाता है, टॉप। तो अगर माल्डी कर रहे हो, माल्डी मतलब मैट्रिक्स से पहले तुमने प्रोटीन को क्या किया, आयोनाइज किया, और उसके बाद उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो माल्डी टॉप हो जाएगा। ईएसआई मतलब इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन के द्वारा सैंपल को आयोनाइज कर रहे हो, उसके बाद एसिलरेट करके उसको डिटेक्ट कर रहे हो, तो वो तुम्हारा ईएसआई टॉप हो जाएगा। ठीक, तो इसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के हिसाब से तुम मास को एनालाइज कर सकते हो। तो एक चीज बस यहाँ पे लिख लेना, बस लाइटर आयन, लाइटर आयन मतलब कि जो आयन का मास बाई चार्ज रेशियो जो है वो कम है, तो लाइटर आयन हैव हाइयर वेलोसिटी। हायर वेलोसिटी का मतलब है लो टीओएफ। लाइट आयन, जो आयन छोटे होते हैं उनकी वेलोसिटी होती है ज़्यादा। जब उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो बहुत तेज़ी से डिटेक्टर के पास पहुंच जाएंगे, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो निकल के आएगा कम। लेकिन जो प्रोटीन्स बड़े साइज के होंगे वो उनकी वेलोसिटी होगी कम, और जब वेलोसिटी कम होगी तो उसको डिटेक्टर तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से तुम बता सकते हो कि किसका टीओएफ कितना है। अब फिर टीओएफ को कंपेयर करके तुम बता सकते हो कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो ये मास एनालाइजर का, सर लाइटर आयन का टीओएफ कम है। हाँ, तो दिस इज द मास एनालाइजर। अब देखो, जब हमको प्रोटीन का सीक्वेंसिंग करना होता है तो प्रोटीन का मास तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन कर लेंगे, तो लेकिन प्रोटीन का सीक्वेंस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है, तो टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, टेंडम का मतलब होता है रिपीट। रिपीट का मतलब क्या है, देखो मान लो कि ये तुम्हारा हो गया आयोनाइजेशन सोर्स,
आयोनाइजेशन सोर्स जो है, जैसे ही वो आयोनाइज होगा, आयोनाइज करने के बाद वो पहले मास एनालाइजर में जाएगा, पहले मास स्पेक्ट्रो में जाएगा। उसके बाद पहले मास स्पेक्ट्रो से निकलने के बाद वो एक सेल में जाएगा जिसको कहा जाता है कोलिजन सेल, और कोलिजन सेल से निकल के एक और मास स्पेक्ट्रो में जाएगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जाएगा, फिर डिटेक्टर के पास पहुंचेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का सैंपल लगातार 2 बार मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जा रहा है, इसीलिए इसको टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है। और 2 मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बीच में जो भी प्रोटीन का सैंपल होता है वो प्रेजेंट होता है तुम्हारे कोलिजन सेल में। तो आयोनाइजेशन सोर्स से डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप करना पड़ता है। पहले मास स्पेक्ट्रो करवा लो, फिर कोलिजन सेल में भेजो, फिर मास स्पेक्ट्रो करवाओ, फिर डिटेक्ट करवाओ। अब करना क्या है, सिंपल सा चीज समझो। हो क्या रहा है यहां पे, मान लो कि कोई एक प्रोटीन है, ये रहा प्रोटीन, प्रोटीन का मिक्सचर है। कुछ प्रोटीन बहुत छोटे हैं, कुछ प्रोटीन जो है वो बहुत बड़े हैं, और कुछ प्रोटीन जो है वो मीडियम साइज। मतलब प्रोटीन का यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको, मिक्सचर मिल रहा है। तो जब तुमको प्रोटीन का मिक्सचर मिला हुआ है, तो तुमको अगर किसी एक प्रोटीन का तुमको चाहिए कि उसका सीक्वेंस पता चल जाए, तो पहली बात तो तुम प्रोटीन को क्या कर लोगे, प्रोटियोलिटिकली क्लीव कर लोगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में। छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हम लोग ज्यादा अमीनो एसिड का सीक्वेंस नहीं कर सकते। 50 अमीनो एसिड के आसपास का सीक्वेंसिंग किया जा सकता है, उससे ज्यादा करोगे तो एफिशिएंसी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो पहले उसका क्लीवेज कर लिए, क्लीवेज करने के बाद इसका आयोनाइजेशन करवाए। क्या करवा दिए, मान लो आयोनाइजेशन सोर्स के लिए यूज किया हम लोग माल्डी, तो दिस इज माल्डी। जैसे ही माल्डी किए, माल्डी करने के बाद उसको हम लोग डाल दिए मास स्पेक्ट्रो में, पहला मास स्पेक्ट्रो जो है वहां, और पहला मास स्पेक्ट्रो टीओएफ कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे पहला मास स्पेक्ट्रो में जब हमने टीओएफ कैलकुलेट किया तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका मास कितना है। इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मास ऑफ टोटल प्रोटीन और प्रोटीन का फ्रेगमेंट। यहाँ पे पहले, सबसे पहले तो हम लोग यही करेंगे कि मान लो यहाँ पे हम लोग इस सबसे छोटे वाला जो प्रोटीन दिख रहा है इसका सीक्वेंसिंग करना चाह रहे हैं। तो पहले इस छोटे वाले प्रोटीन को आयन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, और आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पहले हम उसका मास डिटरमाइन करेंगे। सीक्वेंस करने से पहले क्या कर लिया जाएगा, मास डिटरमाइन कर लिया जाएगा कि इस प्रोटीन का टोटल साइज कितना होता है। कौन करेगा, पहला वाला मास स्पेक्ट्रो। पहला वाला मास स्पेक्ट्रो के बाद ये जो सैंपल है वो सैंपल पहुंचेगा कोलिजन सेल में। अब कोलिजन सेल में क्या होता है, कोलिजन सेल्स में कुछ गैसेस भरी हुई होती है, और यहां पे कोलिजन सेल्स के अंदर उन गैसों से टकरा के जो हमारा पेप्टाइड है वो फ्रेगमेंट हो जाता है। पेप्टाइड एमिनो एसिड के फॉर्म में क्या हो सकता है, फ्रेगमेंट हो सकता है। और एक बार जब वो एमिनो एसिड के फॉर्म में फ्रेगमेंट हो जाएगा तो उसको हम किस में भेज देंगे, सेकेंड मास स्पेक्ट्रो में। और यहां पे वो एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पता कर लेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट पता कर लेगा, एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पता कर लिया जाएगा, और ये पहुंच जाएगा तुम्हारे डिटेक्टर के पास। और ये डिटेक्टर फिर बताएगा कि व्हाट इज द सीक्वेंस। तो प्रोटीन का पहले माल्डी किए, पहले मास स्पेक्ट्रो में डाल के हमने क्या कर दिया,
प्रोटीन को सॉर्ट कर लिया कि कौन से प्रोटीन का तुमको एनालिसिस करना है, उसको डाला तुमने कोलिजन सेल में। कोलिजन सेल के अंदर प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, और फिर उस फ्रेगमेंट को हमने डाल दिया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 में, और वहां पे डिटेक्ट कर लिया गया कि व्हाट इज द सीक्वेंस। लेकिन कोलिजन सेल के साथ एक थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि कोलिजन, हाँ, कोलेजन सेल में कैसे प्रोटीन पेप्टाइड जो होते हैं? देखो यहाँ पे कुछ गैसेस भरे हुए होती है, नोबल गैसेस प्रेजेंट होते हैं। अब जब प्रोटीन यहाँ से आएगा और नोबल गैस से टकराएगा, और यहाँ पे नोबल गैस से टकराने के बाद क्या हो सकता है, उसके बॉन्ड टूट सकते हैं। अब कौन कौन सा बॉन्ड टूट सकता है? रेंडमली कोई भी बॉन्ड टूट सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं पहले तो किसी एक पेप्टाइड को। अब देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा पहला एमिनो एसिड, ये हो गया तुम्हारा दूसरा एमिनो एसिड, और ये हो गया तुम्हारा तीसरा एमिनो एसिड। अब यहाँ पे जो बॉन्ड दिख रहा है जिसको मैं मार्क करने जा रहा हूं, वो बॉन्ड है तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो CONH बॉन्ड होता है इसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो 3 एमिनो एसिड है तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। अगर पेप्टाइड बॉन्ड टूटे, मतलब बॉन्ड कहां से टूटे, यहां से टूटे, तो हर एक एमिनो एसिड जो है वो अलग अलग हो जाएगा, और हम लोग एमिनो एसिड का क्या कर पाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट पता कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि बॉन्ड जो है केवल यहीं से नहीं टूट सकता, बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच का भी टूट सकता है, और नाइट्रोजन कार्बन के बीच का भी टूट सकता है। यहां पे भी कार्बन कार्बन के बीच का टूट सकता है, मैं सॉरी, ये पेप्टाइड बॉन्ड टूट, और ये वाला जो बॉन्ड है वो भी टूट सकता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम लोग, बॉन्ड कहीं से भी टूट सकता है, लेकिन ज्यादा फ्रिक्वेंट चांस ये है कि बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से ही टूटे। मोस्ट कॉमनली जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी जो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच का, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का, अब याद करो, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड को हमने क्या कहा है, साई। कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को क्या कहा है हमने, फाई कहा। तो यहाँ पे साई बॉन्ड भी टूट सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड भी टूट सकता है, और फाई बॉन्ड भी टूट सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड को भी हमने क्या कहा था, ओमेगा बॉन्ड भी कहा था। तो यहाँ पे साई बॉन्ड भी टूट सकता है, ओमेगा बॉन्ड भी टूट सकता है, और फाई बॉन्ड भी टूट सकता है। दिक्कत ये है तुम्हारे कोलिजन सेल में। लेकिन सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो बॉन्ड टूटता है वो टूटता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या लिख रहे हैं, मोस्ट कॉमनली peptide bond is break, but phi and psi bond can also break। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को देख लेंगे क्या हो रहा है। अब देखो, जब हम लोग एन टर्मिनस से बात कर रहे हैं तो प्रोटीन का एन टर्मिनस ये हो गया, प्रोटीन का सी टर्मिनस ये हो गया। उस केस में जब बॉन्ड टूट रहा है ना, उस बॉन्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखो। जो बॉन्ड टूटता है उसको हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। मान लो ये हो गया तुम्हारा एमिनो ग्रुप,
एमिनो ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और R चेन है, यहाँ पे CO, ये हो गया NH। फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग फिर से मार्क कर लेते हैं। मान लो ये हो गया तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड, पहला पेप्टाइड बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, और ये हो गया तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड। टोटल एमिनो एसिड का नंबर निकल के आ रहा है 4। हमने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बॉन्ड टूटेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। जब एन टर्मिनस की तरफ से पेप्टाइड बॉन्ड बन टूट रहा है तो इसको बोला जाता है B1, B2 एंड B3। एन टर्मिनस से इसको क्या बोला जाता है, B1, B2 और B3 बोला जाता है। लेकिन सब उसको सी टर्मिनस की तरफ से पढ़ोगे तो इसी पेप्टाइड बॉन्ड के टूटने को तुम बोलोगे Y1, Y2, Y3। ठीक, अब देखो यहां पे ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, जिसको हमने क्या कहा है, इस बॉन्ड को हमने कहा है सी और सी के बीच में साई बॉन्ड, वो साई बॉन्ड भी टूट सकता है। साई बॉन्ड जो है सी और सी के बीच में वो भी टूट सकता है। तो अब इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा A1, A2, A3। जबकि उसी को y एक्सिस की तरफ से पढ़ोगे तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा X1, X2, X3। सॉरी 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 सॉरी, एक और बॉन्ड जो है उसको देख लेते हैं। एक और बॉन्ड कौन सा बच गया, एक और बॉन्ड जो बच गया उसको कहा जा रहा है फाई बॉन्ड। अब ये जो फाई बॉन्ड टूटेगा, एक यहां से नीचे से भी टूट सकता, मतलब नीचे से मतलब कि जेड एक्सिस की तरफ से भी आयंस मिल सकते हैं। तो इसको कहा जाएगा C1, C2, C3। तो ये जो तुम्हारा C3 है उसको बोला जाता है Z1, Y1, X1, Z2, Y2, X2, Z3, Y3, X3। अब इससे तुमको क्या पता चल रहा है, देखो अगर एन टर्मिनस से तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड टूटा मतलब B1 के पास से ब्रेकेज होगा। अगर एन टर्मिनस से दूसरा वाला पेप्टाइड बॉन्ड टूटा मतलब B2 के पास से ब्रेकेज होगा। एन टर्मिनस से तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड टूटा मतलब कि तुम्हारा B3 के पास ब्रेकेज होगा।
अगर एन टर्मिनस से ही देखो, अगर फाई वाला बॉन्ड टूट रहा है तो उसको हमने क्या कहा है, C1, दूसरा वाला C2 और तीसरा वाला C3 कहा है। पहले वाला जो बॉन्ड टूट रहा है जिसको साई बोल रहे हैं उसको A1, A2, A3 कहा गया। लेकिन जब वही एन टर्मिनस की तरफ से स्टार्ट करोगे तो उसको XYZ कहा जाने लगता है। Z1 Y1 X1, Z2 X2 Y2 और Z3 Y3 और X3, ये बॉन्ड का वही हो जाता है। अब इससे तुमको क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि अब देखो, अगर बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड से टूटता, पेप्टाइड बॉन्ड से टूटता तो हम लोग को क्या मिलता, एक ही एमिनो एसिड के ऊपर दो चार्ज मिलता। यस और नो? अगर पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा तो एमिनो एसिड के ऊपर चार्ज आएगा 2, मतलब दो चार्ज होंगे अलग अलग तरीके के। एक एमिनो ग्रुप की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा वाला पेप्टाइड बॉन्ड भी टूटा तो एमिनो की वजह से पॉजिटिव और कार्बोक्सिल की वजह से निगेटिव। तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड भी टूटा तो एन टर्मिनस की वजह से पॉजिटिव चार्ज और सी टर्मिनस की वजह से तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड जब भी टूटता है दो चार्ज आएगा। उसके अलावा किसी भी बॉन्ड को देख लो, मान लो अगर बॉन्ड टूटा A1 से, मतलब तुम्हारा साई वाला बॉन्ड टूट गया तो ओनली और ओनली एक ही चार्ज आएगा। अगर फाई वाला बॉन्ड भी टूट गया तो ओनली और ओनली एक ही चार्ज आएगा। फाई और साई बॉन्ड टूटा तो एक चार्ज आएगा। जब तो अब तुम लोग को कैसे पता चलेगा पेप्टाइड बॉन्ड टूटा है कि कोई दूसरा बॉन्ड टूटा है? तो जिसके ऊपर दो चार्ज आ रहा है वो है तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज के बाद, और जिसके ऊपर एक ही चार्ज आ रहा है वो साई और फाई बॉन्ड के टूटने की वजह से आ रहा है। अब साई और फाई बॉन्ड का टूटना होगा तो बिल्कुल, लेकिन हमको उसको मेजर करना नहीं है, क्योंकि उसको मेजर करोगे तो अमीनो एसिड का वेट नहीं मिलेगा। अगर तुमको अमीनो एसिड का वेट चाहिए तो तुम क्या करो, कैलकुलेट करो पेप्टाइड बॉन्ड जहां से टूटा है वहां से, मतलब B1 B2 B3 से जहां पे ब्रेकेज हुआ है वहां से अगर तुमने पता कर लिया वेट तो तुमको एक एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। और जैसे जैसे अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पता चलते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे प्रोटीन का सीक्वेंसिंग होता चला जाएगा। सर पेप्टाइड बॉन्ड टूटने से दो चार्ज कैसे मिलता है? पेप्टाइड बॉन्ड जब टूटेगा तो ये देखो, B1 वाले बॉन्ड को ध्यान से देखो, B1 वाला बॉन्ड से टूट रहा है चीज, टूट रहा है तो फिर यहां से अपने आप तो टूटेगा नहीं, टूटेगा तो फिर यहाँ पे जब वो टूटेगा तो ये देखो एमिनो ग्रुप के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज था, CO ग्रुप से टूटेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक OH ग्रुप आके जुड़ेगा और वो OH अपना प्रोटॉन छोड़ देगा जिसके कारण उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से जब तुम्हारा चार्ज आना स्टार्ट होगा तो उन चार्ज की वजह से तुम क्या कर सकते हो। लेकिन एक चीज समझो, क्या समझना है हम लोग को, कि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस कराते तब जाके तुम्हारा यहाँ पे क्या हो पाता, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ पाता। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि तुम्हारा सिंपल सा एमिनो एसिड प्रोटीन जा रहा है और नोबल गैस से टकरा रहा है। नोबल गैस से टकराने के कारण यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा ना, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रेजोनेंस के बाद अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग नोबल गैस का यूज कर रहे हैं तो नोबल गैस का यूज करने की वजह से वहां पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, OH ग्रुप नहीं जुड़ेगा।
OH ग्रुप नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, जो भी बॉन्ड टूटा पेप्टाइड बॉन्ड, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, CO ग्रुप है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरे जगह से भी टूटेगा तो सेम वही चीज होगा, और तीसरे जगह से टूटेगा तो भी सेम यही चीज है। अब बस तुमको क्या करना है, अब बस तुमको मास कैलकुलेट करते जाना है। मास जैसे जैसे कैलकुलेट होता जाएगा वैसे वैसे तुमको पता चल जाएगा कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। तो अल्टीमेटली तुमको एक ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ जब मिलेगा तुमको तो उस ग्राफ से तुम लोग बहुत कुछ इंटरप्रिटेट कर सकते हो। बहुत कुछ नहीं तो कुछ कुछ चीजें तो इंटरप्रिटेट कर ही सकते हो। चलो देखते हैं ग्राफ कैसा मिलेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है वहां पे y एक्सिस के ऊपर रहता है रिलेटिव एबंडेंस, और x एक्सिस के ऊपर रहता है मास बाय चार्ज का रेशियो। अब जिसका मास बाय चार्ज का रेशियो जितना कम होगा, अब देखो हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज आता है, +1 चार्ज आता है, तो अगर Z इज इक्वल्स टू हो जाए 1 + 1, तो मास बाय चार्ज में जब तुम Z का मतलब 1 रखोगे तो अल्टीमेटली M का मतलब क्या निकल के आ जाएगा, मास। तो अगर चार्ज बाय मास का रेशियो में अगर सैंपल के ऊपर +1 चार्ज आता है तो मतलब समझो कि तुम सीधा सीधा मास ही कैलकुलेट कर रहे हो उसका। तो मास बाय चार्ज रेशियो का मतलब तुम ये मान सकते हो कि तुम वहां पे मास ही कैलकुलेट कर रहे हो, अगर चार्ज जो है हमारा वो निकल के आ रहा है 1 तब। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तुमको कुछ ऐसे प्लॉट्स मिलते हैं। अब देखो ये जो रेड वाला पीक है ना वो बी का है, ये तुम्हारा B2 का है, ये B3 का है, ये B4 का है, B4 के, अच्छा सॉरी, उसके नीचे वाला जो है रेड कलर वाला वो B4 का है, ये B4 का है, ये B5 का है, ये B6 का, और ये B7 का मास बाय चार्ज रेशियो निकल के आ रहा है। जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ वो तुम्हारे Y का है। मान लो ये Y2 का मास बाय चार्ज रेशियो है, ये Y3 का मास बाय चार्ज रेशियो है, यहाँ पे Y4 का भी मास बाय चार्ज रेशियो दिया हुआ है, Y5 का भी मास बाय चार्ज रेशियो दिया हुआ है, और ये रहा Y6 का मास बाय चार्ज रेशियो, और ये रहा Y7 का मास बाय चार्ज रेशियो। अब देखो इससे तुमको क्या पता चल सकता है, यहाँ पे मास बाय चार्ज रेशियो में हमने क्या बोला कि अगर चार्ज 1 होगा तो तुम सीधा सीधा क्या कर पाओगे, यहाँ पे मास कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 0, ये हो गया 100, ये हो गया तुम्हारा 150, ये हो गया तुम्हारा 200। उस केस में देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो B2 का क्या होगा, मास होगा, ये B3 का मास, यहाँ पे B4 का मास, B5 का मास, B6 का मास, और B7 का मास। तो बस तुमको क्या करना है, इस ग्राफ में ये 500 600 तक जो भी डाटा दिया हुआ होगा
उस डाटा के हिसाब से तुमको पता चल जाएगा कि B2 का मास क्या है। जैसे B2 का मास मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ 170.9, B3 का मास जो है वो दिया हुआ है तुम्हारा 242, B4 का जो मास है वो दिया हुआ 299, B5 का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 402, B6 का मास दिया हुआ है 472, B7 का मास दिया हुआ है 530। अब इससे तुम कैसे पता लगाओगे कि सीक्वेंस क्या है? अच्छा, इस तरफ जो वाई एक्सिस के ऊपर है वो है एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब पीक जितना ऊंचा होगा इस एमिनो एसिड का नंबर उतना ज्यादा होगा। जैसे B2 का पीक सब B2 और Y7 का पीक दोनों सेम रहेगा, क्योंकि B2 और Y7 जो है वो दोनों सेम एमिनो एसिड है। बस B2 जो है वो N टर्मिनस की तरफ से हम लोग मेजर किए हैं, Y7 को C टर्मिनस की तरफ से मेजर किए हुए हैं। दोनों का क्या आएगा? बराबर आएगा। तो देखो, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, अगर एमिनो एसिड मान लो 5 एमिनो एसिड है, कोई भी S, T, C और G, A, ये 5 एमिनो एसिड है, तो इधर से मेजर करोगे तो ये B1, B2, B3, B4 और B5 आता है, जबकि वही ये Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5 आता है। तो जो B1 है वही Y5 है, जो B2 है वही Y4 है, जो B3 है वही Y3 है, जो B4 है वो Y2 है और जो B5 है वो Y1 है। वैसे अब यहाँ पे देखो 7 अमीनो एसिड है। 7 अमीनो एसिड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 7 अमीनो एसिड लिखता तो जो B1 का बैंड होगा, मतलब जो B1 का पीक होगा वो Y के सेम पीक के बराबर होगा, जो B5 का पीक होगा वो Y1 के सेम पीक के बराबर होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया हूँ फिर भी, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। जो B2 है वही Y7 होगा, जो Y6 है वो तुम्हारा किसके बराबर बैंड दिखाएगा? Y6 जो होता है वो तुम्हारे किसी दूसरे के बराबर बैंड शो करेगा। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन कौन से एमिनो एसिड हैं। फिर तुम क्या कर सकते हो? डिफरेंस निकाल सकते हो। दो लगातार बैंड के बीच का डिफरेंस निकालो। जैसे B2 के बाद B3 है तो B3 माइनस B2 करो। B3 का जो बैंड है वो आया है 242 और B2 का बैंड आया है 170। जैसे ही इसको घटाओगे तो 132 डाल्टन निकल के आ रहा है। 132 डाल्टन का मतलब ये है, नहीं 132 तो नहीं आएगा, 242 डिवाइड बाई 170, यहाँ पे 2 आया, 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 और 14 7 72 आएगा। कितना आएगा तुम्हारा? 72 आएगा। अब 72 कौन से एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है? 72 जो होता है वो निकल के आता है तुम्हारे वेलिन के आसपास का मॉलिक्यूलर वेट। तो अब इससे ये पता चल जाएगा कि जो B2 नंबर पे एमिनो एसिड है वो है तुम्हारा वेलिन। फिर B3 और B4 का गैप निकाल लो। 299 में से 242 को घटा लो। 299 से जैसे ही 242 घटाओगे ये मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा 7 5 5 7 57। 57 जो होता है तुम्हारे ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। इस तरीके से दो बैंड के बीच में तुम डिस्टेंस निकालते जाओगे ना, तो तुमको क्या मिल जाएगा? अल्टीमेटली तुम्हारा एमिनो एसिड का सीक्वेंस मिल जाएगा। एबंडेंस मतलब एमिनो एसिड कितना है, दूसरा चीज मास बाय चार्ज रेशियो। तो दो लगातार बैंड का बीच का डिस्टेंस अगर तुम लोग निकाल लिए तो तुम लोग क्या पता कर सकते हो? मास पता कर सकते हो। या फिर एक तरीका और है मास पता करने का, वो बताता हूं। दो सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है, दो सिंपल सिंपल से फॉर्मूला को याद रखोगे तो तुम आराम से कैलकुलेट कर पाओगे।
ये है दो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है, मास निकालना है तुमको, तो जो पीक 2 है, मतलब जो बाद वाला पीक है, उसमें से एक घटाओ, मतलब लिख दे रहा हूं मैं। अगर तुमको मास निकालना है, मास निकालने के लिए बोल दिया गया है, तो पीक 2 में से एक घटा दो, पीक 1 में से भी एक घटा दो, और फिर पीक 2 माइनस पीक 1 को घटा के डिवीजन कर दो, तुम्हारा मास निकल जाएगा। क्या करना था, अगर दो पीक दिया हुआ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया है, रिलेटिव अबंडेंस और मास बाय चार्ज रेशियो। जब मास बाय चार्ज रेशियो दे दिया है और फिर बोला है दो लगातार है पीक, एक पीक जो है वो 1414 वाला है और एक जो है वो 1542 वाला। तो ये रहा 1414 वाला पीक दिखा, 1414 वाला पीक 12वां, और ये जो 1542 वाला पीक है वो हो गया तुम्हारा 11वां। अब इस तरीके से अगर दो पीक का वैल्यू तुमको दे के रखा हुआ है वहां पे चार्ज बाई मास का रेशियो, तो उस केस में तुमको क्या करना है, बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना, P2 माइनस P1 इंटू P1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। अब देखो दूसरा वाला जो तुम्हारा पीक था, दूसरे वाले पीक का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1542, उसमें से एक घटाओ। पहला वाला पीक का वैल्यू दिया हुआ था 1414, उसमें से एक घटाओ, नीचे क्या कर दो P2 माइनस P1, मतलब दूसरा वाला पीक का वैल्यू से पहला वाला पीक का वैल्यू को क्या कर दो, भाग दे दो। उसके बाद जैसे ही तुम भाग दोगे वैसे ही तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, मास का वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जब तुमको चार्ज पता करना है तो P2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। और जब तुमको चार्ज पता करना है तो चार्ज पता करने के लिए जो दूसरा पीक दिया होगा उसमें से एक घटाओ, फिर P2 माइनस P1 से उसको भाग दे दो। ऐसे करके तुम क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो और चार्ज भी निकाल सकते हो। तो ये दो फॉर्मूला जो है वो यूज किया जा सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास एंड चार्ज। P2 माइनस P1 इंटू P1 माइनस 1 डिपेंड माइनस में डिवाइडेड होगा तुम्हारा P2 माइनस P1 से, मास निकल जाएगा। तो दूसरा पीक में से एक घटाओ, दूसरा पीक का वैल्यू से एक घटाओ, पहले पीक की वैल्यू से एक घटाओ, फिर दोनों पीक की वैल्यू को घटा के भाग दे दो। और जब चार्ज निकालना है तो दूसरा पीक में से एक घटाओ, फिर P2 माइनस P1 का जो भी डिफरेंस आया उससे भाग दे दो, तो तुमको चार्ज निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करवाता हूँ मैं। इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आ चुका है नेट में। क्या करो, कैसे क्वेश्चन दे देगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे तुम्हारा ये है रिलेटिव एबंडेंस और ये है तुम्हारा मास बाय चार्ज रेशियो। यहाँ पे कुछ पीक्स दिए हुए हैं, पहले पीक की वैल्यू है मान लो 106, दूसरे पीक की वैल्यू जो है वो निकल के आ रही है 220, तीसरे पीक की वैल्यू निकल के आ रही है 300, चौथे पीक की वैल्यू निकल के आ रही है 415, और पांचवें पीक की वैल्यू निकल के आ रही है मान लो 500, और ये निकल के आ रही है 565। अब मैं तुमको दो पीक दे देता हूं कि 106 और 220 वाला जो पीक है, इसके बीच में जो प्रोटीन है उसका वेट क्या होगा, उसका मास क्या होगा। तो ये जो 106 और 120 के बीच में जो भी प्रोटीन है उसका मास निकालने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे इसको तुम क्या मानोगे, P1 मानोगे, और इसको मानोगे P2। जब तुमको P1 P2 मिल गया तो तुम मास पता कर सकते हो। कैसे, तो मास पता करने के लिए P2 माइनस 1, फिर P1 दिया हुआ है उस माइनस 1, फिर तुम्हारा P2 माइनस P1। 220 में से एक घटाओगे 219 बचेगा,
106 में 1 घटाओगे 105 बचेगा। अब फिर 220 में से 160 को घटा दोगे तो बच जाएगा तुम्हारा 60। जो भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा निकल के आ जाएगा मास डाल्टन में। उसको चाहो तो तुम किलो डाल्टन में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ही चाहो तो चार्ज भी निकाल सकते हो। चार्ज कितना निकल के आएगा, तो चार्ज निकल के आएगा P2 माइनस 1। P2 है 220 माइनस 1 और 220 माइनस 160, 219 डिवाइडेड बाई 60। 219 को 220 मान के कैलकुलेशन कर लोगे तो आराम से इजीली आ जाएगा तुम्हारा आंसर कितना के आसपास। 220 माने तो 6 त्रिक 18, 21 22, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 3 दशमलव कुछ 3 या 4 के आसपास चार्ज निकल के आ जाएगा। तो चार्ज इससे निकाल सकते हैं और मास इससे निकाल सकते हैं हम लोग। इस तरीके से तुम्हारा पीक अगर दिया हुआ हो तो तुम चार्ज बाई मास का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और उससे तुम चाहो तो मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोटीन का चाहे अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड का कैसे निकालना है, B1 B2 B3 B4 दिया हुआ होगा तो जिस अमीनो एसिड के लिए निकालने के लिए बोला होगा, जैसे पहला अमीनो एसिड तो B2 माइनस B1, दूसरा अमीनो एसिड मतलब B3 माइनस B2, तीसरा अमीनो एसिड मतलब B4 माइनस B3, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर Y1 Y2 Y3 दिया हुआ है तो Y1 जो है वो पीछे से स्टार्ट होता है, तो पहला अमीनो एसिड अगर बोलेगा तो सबसे लास्ट Y को पकड़ के डिवाइड कर देना हो सेकेंड लास्ट वाले से। ठीक, इतना चीज अगर तुम लोग को समझ में आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था तुम्हारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत।